राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुभाष कुमार, राजेश कुमार, पीयूष कुमार, बाकी लोग भी जुड़े जल्दी से। और आज हम लोगों को जो है डाइजेशन में हम लोगों का चल रहा है चैप्टर मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन में हम लोग मुख गुहा में पाचन और स्टोमक में पाचन, आमाशय में पाचन हम लोग स्टडी किए थे। इसके बाद हम लोग को छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पाचन होता है, कौन कौन से उसमें एंजाइम एक्शन करते हैं, कौन से डाइजेस्टिव जूस जो पाचक रस है वहां पे काम करते हैं, किसको जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये सब चीजें आप लोगों को बताया जाएगा आज। तो हम लोग चलते हैं आज टॉपिक की तरफ। कुछ समय के लिए बस सेट करते हैं इसको, 1 मिनट लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है आ जाते हैं आज की टॉपिक पर। आज डेट जो है 20 जुलाई है, 20/7/2021। दिन जो है मंगलवार है और टाइम जो है 9 AM हो रहा है और इसको जो है 9:40 तक ये हम लोग का क्लास चलेगा आज। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे मुख। आज लाइट थोड़ी कम है, बहुत अंधेरा है। मुख गुहा में पाचन, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग जो है आमाशय में पाचन पढ़ चुके थे। आमाशय में पाचन पढ़ चुके थे। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, देखिए इसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्षुद्रांत्र भी बोल देते हैं कभी कभी। क्षुद्रांत्र, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कह सकते हैं, पूरी तरह से तो सही नहीं है, लेकिन क्षुद्रांत कह देंगे तो गलत नहीं होगा। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो है पहला टॉपिक, यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। अर्थात यहां पर छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन इसको बोलते हैं। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि छोटी आंत में
देखिए इसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना दे रहे हैं। ये आपका ओइसोफेगस है, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस या ग्रास नली, ग्राफ नली बोलते हैं। और यहां से जो है ये हो जाता है आपका आमाशय। तो आमाशय में पाचन हो चुका, और यहाँ से एक जो है कपाट लगा होता है, कपाट, जिसको अवरोधनी पेशी कहते हैं, यहाँ पे लगा होता है, जिससे अब यहाँ पे भी एक कपाट लगा होता है। एक बार आमाशय में भोजन आ जाता है तो फिर जो है आसानी से या इसमें ऊपर नहीं जाता है। जब आमाशय से छोटी आंत में आ जाएगा, छोटी आंत में जब आ जाएगा भोजन, तो फिर आमाशय में नहीं जाएगा। और ये बहुत ही कुंडलित संरचना होती है, छोटी आंत बहुत कुंडलित संरचना होती है। और फिर ऐसे ऐसे जो है ये बड़ी आंत होती है। इस तरह से होती है। ये चौड़ा वाला जो है ये बड़ी आंत है, और ये कुंडली संरचना जो अंदर इसके बीच में है वो छोटी आंत है। ये बहुत लंबी होती है। आपको बताया गया कि छोटी आंत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये शाकाहारी में लंबी होती है, तथा मांसाहारी में छोटी होती है। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए जो हमारी छोटी आंत है ये शाकाहारी जंतुओं में ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वहां सेलुलोज का पाचन करना होता है। तो सेलुलोज के पाचन के लिए ज्यादा से ज्यादा हमको सरफेस एरिया छोटी आंत लंबी होनी चाहिए। लेकिन मांसाहारी जो जंतु होते हैं वो फूल पत्तियां या ये सब तो सेलुलोज खाते नहीं है, तो उनकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो छोटी होती है। और एक चीज और जानेंगे, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत, बड़ी आंत्र को बृहदांत्र बोलते हैं, बृहदांत्र। और छोटी आंत को क्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो क्षुद्रांत्र की लंबाई जो होती है वो बृहदांत्र से अधिक होती है, बृहदांत्र से अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान देना है कि छोटी आंत जो है, नाम है छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी। और ये मनुष्य में लगभग 7 मीटर की होती है, छोटी आंत। 7 मीटर या 7 फीट होता है, 7 फीट लिख दीजिएगा, 7 फीट की होती है छोटी आंत मनुष्य में। और बड़ी आंत जो है 2-3 मीटर फीट में ही होती है, ज्यादा उससे नहीं होती है। तो ये छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गया कि घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन के लिए छोटी आंत ज्यादा लंबी होनी चाहिए। मांस का पाचन करने वाले जीवों में, जैसे मांस का पाचन जो है सेलुलोज के पाचन से आसान होता है। हम लोग मांस का पाचन कर लेते हैं लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे। हम लोग घास फूस खा करके पचा नहीं पाएंगे, लेकिन मांस खा करके पचा लेंगे। तो ये इसी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है अगले पेज पे आते हैं। छोटी आंत में, नेक्स्ट पेज देखिए, छोटी आंत में, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तथा वसा का
पूर्ण पाचन होता है। ये आपको ध्यान देना है। जो कुछ पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, फैट और या आपका कार्बोहाइड्रेट, ये तीन मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, तो तीनों का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहाँ से जो अपच पदार्थ बचता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है या जो लिक्विड में नहीं बदल पाता है, वो अपच पदार्थ जो है बड़ी आंत में चला जाता है, कोलोन में चला जाता है। कोलोन, बड़ी आंत देखिए कौन सी, एक बार आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं। ये संरचना जो है कोलोन कहलाती है। कोलोन, कोलोन जो है इधर भी होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। इसको जो है क्या कहते हैं, असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग हो जाएगा, ये ऐसे है ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, और ये नीचे की तरफ है तो डिसेंडिंग हो जाएगा। और कोलोन के बाद यहाँ पे हो जाता है आपका मलाशय, और मलाशय के बाद जो है यहाँ पे होता है गुदा द्वार या गुदा होता है। यहाँ पे गुदा द्वार, वहां पे मल इकट्ठा होता है, उसके नीचे गुदा द्वार। फिर बड़ी आंत में तीन भाग हो गए, कौन कौन, मेन मेन, कोलोन, सीकम और रेक्टम। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। बस बड़ी आंत छोटी आंत जानिए, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं और बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, तो उतना कोई खास नहीं जानना है। बस ये जाने कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, बचा हुआ पदार्थ जो चला जाता है कहाँ पे, बड़ी आंत में पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में जो अपच पदार्थ है वो इकट्ठा होकर के मल के रूप में इकट्ठा होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके, और वहां से फिर जो मल के रूप में वो बाहर निकलता है। अब देखिए, जो छोटी आंत में पाचन होता है वो कैसे पाचन होता है उसको बहुत ध्यान से देना है। अगले पॉइंट में देखिए, इस कार्य में यकृत तथा अग्नाशय, लीवर, यकृत को किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। लीवर जो है हमारे किडनी के, ये किडनी बोल रहा हूं, वक्ष के नीचे और आपका पित्ताशय के ऊपर रहता है। तो इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से, ठीक है, यकृत अग्नाशय से पाचक रस निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं उसको भी देख लो। यकृत से क्या निकलता है, पित्त, यकृत से पित्त निकलता है। इतना ध्यान देंगे आप लोग कि यकृत से पित्त निकलता है, और यकृत से पित्त निकल करके कहा, पित्ताशय में क्या रहता है, एकत्र हो जाता है। तो पित्ताशय में पित्त बनता नहीं है, पित्ताशय में सिर्फ एकत्र रहता है। पित्त बनता कहाँ पे है, तो यकृत या लीवर में बनता है। इसी तरह से जो है अग्नाशय से देखिए, अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस हो गया। अग्नाशयी रस को जो है पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे, पूछा जाएगा कि पूर्ण पाचक रस कौन है, आमाशयी रस, अग्नाशयी रस, छोटी आंत या बड़ी आंत, कुछ भी देगा। आपको ध्यान देना है कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, और अग्नाशयी रस क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय ऐसे लिख देंगे, ये अग्नाशयी रस जो है क्षारीय होता है। बेसिक पित्तरस भी क्षारीय होता है। जो आमाशय से जो भोजन आता है, देखिए आमाशय से जो भोजन आता है, आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय भोजन रहता है उसमें जो है। और छोटी आंत में जब आता है तो पित्तरस और अग्नाशयी रस ये मिल करके क्षारीय रस निकालते हैं। तो जो भोजन आमाशय में अम्लीय आता है वो अब यहाँ पे छोटी आंत में आकर के क्षारीय से अभिक्रिया कर लेता है,
तो न्यूट्रल टाइप में हो जाता है, मतलब ज्यादा अम्लता नहीं रहती है। तो यहाँ पे अब पाचन पूरा हो जाता है, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं उसको देखिए। अब अगर पूछा जाए कि पित्त रस का कार्य क्या है, इसको भी ध्यान दीजिए कि पित्त रस वसा का इमल्सीकरण द्वारा, इमल्सीकरण जाते हैं या वसा को लिखना, पित्त रस वसा को इमल्सीकरण द्वारा छोटे छोटे यूनिट में या इकाइयों में तोड़ता है, इकाइयों में तोड़ता है। इसको ध्यान देंगे कि पित्त रस जो है वसा का इमल्सीकरण करता है, पाचन करता है, या वसा का पाचन किस क्रिया द्वारा करता है, तो इमल्सीकरण द्वारा करता है। मतलब पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान देंगे। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वह क्या करता है पित्त रस, तो वसा के इमल्सीकरण द्वारा उसके छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिसके बाद उसका पाचन हो जाता है। तो इतना ध्यान देंगे। अब आ जाते हैं अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, या फिर जो है आंतरिक रस में, छोटी आंत में क्या एंजाइम होता है, क्षारीय माध्यम होता है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन जो है जब आमाशय में पाचन हो रहा तो वहां पेप्सिन एंजाइम था, अम्लीय माध्यम था। लेकिन जब छोटी आंत में आ गया तो वहां जो है क्षारीय माध्यम हो गया और वहां ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा मोड़ा बच गया है आमाशय से और बकल कैविटी मुख गुहा से, वो भी पचित हो जाएगा पूरी रूप से एमाइलेज द्वारा। और अगर फैट है तो फैट को तोड़ा कौन, इमल्सीकरण द्वारा। फिर छोटे अणुओं को और पाचित कर दिया कौन, लाइपेज द्वारा। तो ये सब एंजाइम जो है कार्य करते हैं और पूरी तरह से पाचन करते हैं। अब जो है पाचन के बाद हम लोग आ जाते हैं भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, भोजन का नहीं लिखेंगे हम लोग, ये पचित भोजन का लिखेंगे, पचित भोजन का। क्योंकि अब छोटी आंत में भोजन क्या हो गया, पच गया ना, तो पचित भोजन का अवशोषण करेंगे। और पचित भोजन का अवशोषण जो है मुख्य रूप से देखिए कैसे किया जाता है, उसको आपको बता दे रहे हैं कि जो जैसे जो नलियां होती हैं ऐसे होता है, तो ऐसे बनाना है। और इसमें ऐसे लैक्टियल्स होती हैं, और ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं। लेकिन ये एक चौड़ी वाली जो बना रहे हैं नलिका, इसको जो है लैक्टियल्स बोलते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो चौड़ी वाली है। और ये होते हैं सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर होते हैं, छोटे छोटे अंकुर निकले होते हैं उंगली जैसा छोटी आंत में, जिससे एक बहुत सारे होते हैं हजारों की संख्या में, जिससे इनके जो है इनका अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मतलब ऐसे ऐसे जब रहेंगे बहुत सारे भिलाई, सूक्ष्मांकुर को भिलाई भी कहते हैं, VILLI, भिलाई, माइक्रो भिलाई भी कहते हैं, सूक्ष्मांकुर या माइक्रो भिलाई। तो ये पाचन करने के बाद अवशोषण को बढ़ा दे। जो लिक्विड भोजन होता है जो हमारे ब्लड में जाना रहता है जिसको, तो छोटी आंत से ये लैक्टियल्स द्वारा, लैक्टियल्स को जो है इसको लिख देते हैं, जो सूक्ष्मांकुर में लैक्टियल्स लगे होते हैं उन्हीं के द्वारा ये जो है अवशोषित करके और पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। इस क्रिया को जो है स्वांगीकरण कहते हैं। तो अवशोषण में क्या लिखेंगे,
अवफोफन देखिए, पचित भोजन का रक्त में मिलना किसकी सहायता से? सूक्ष्मांकुर की सहायता से अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अवशोषण हो जाएगा भोजन या वो रक्त में चला गया, रक्त में जो अंगों में चला जाएगा उस स्टिमुलेशन। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण क्या होता है आपको बता दे रहा हूं कि जब अवशोषित भोजन ब्लड के रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में प्रॉपरली पहुंचा दिया जाता है तो इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो लिखिए, अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से, अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। इसको आप लोग जान गए कि स्वांगीकरण क्या होता है। स्वांगीकरण की क्रिया में क्या होता है कि पचित भोजन को सभी अंगों तक रक्त के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। अवशोषण में कौन कार्य करता है? अवशोषित भोजन को हो गया। अवशोषण में सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई या ये जो है गोल गोल संरचनाएं होती हैं और सरफेस एरिया या ये जो है पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। इस तरह से जो है ये पूरा पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। अब लास्ट में आएगा मल बहिक्षेपण। मल मतलब फीकल मैटर होता है, फेसेस या लिख सकते हैं FECA, फीकल मैटर का बहिक्षेपण या एजुकुलेशन बोल सकते हैं। फीकल एजुकुलेशन बोल सकते हैं, बाहर करना। देखिए इसमें क्या आता है, बिना पचा हुआ भोजन, बिना पचा भोजन में जा बड़ी आंत में जाकर मलाशय में एकत्र हो जाते हैं जिसे मल कहते हैं, जिसे मल कहते हैं। जो मलाशय में एकत्र हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? मल कहेंगे। और मल बहिक्षेपण जो ऑटोमेटिक क्रिया है अपने आप होती है, जब मल का बहिक्षेपण करने का संकेत मिलेगा ब्रेन के द्वारा तब क्या हो जाएगा, वहां पे मल बहिक्षेपण करेंगे। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जो रोकता है। तो ये आपका हो गया पाचन, मल बहिक्षेपण, और आपका आमाशय में पाचन हो गया, आपका मुख गुहा में पाचन हो गया, छोटी आंत में पाचन हो गया। इस तरह से पाचन की क्रिया जो है ये कंप्लीट होती है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको बता देते हैं आप लोगों को। मनुष्य में पाचन पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो श्वसन वाला पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे
कुछ प्रश्न है पाचन पर, उसको बता देते हैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषण में अंतर बताओ। स्वपोषी पोषण और इधर हो जाएगा विषम पोषी पोषण। क्या अंतर है? स्वपोषी हरे पौधे में होता है, विषम पोषी जो है एनिमल्स या एक कवक में होता है जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये आपका पीछे बता दिया गया स्वपोषी और विषम पोषी पोषण। इसको आप लोग जो तैयार कर लेंगे क्वेश्चन को। फिर दिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों से प्राप्त करता है। पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो आपको पता है कि कच्ची सामग्री कौन कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसके बाद जो है जल होता है। ये कहाँ से मिलते हैं? ये खनिज से और जो है भूमि या मृदा से मिलते हैं और एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे स्टमक में आमाशय में अम्ल क्या करता है? तो अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम, जो अम्लीय माध्यम में सक्रिय रहता है उसको जो है एक्टिव कर देता है, तब जाके वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये काम है हमारा अम्ल का आमाशय में। पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है? पाचक एंजाइम क्या है? जैसे पाचन को आसान बनाते हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, प्रोटीएजेज, ये सब पाचक एंजाइम है और ये कार्य को क्या बनाते हैं? पाचन को आसान बनाते हैं। यदि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे विकल्पित किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे विकल्पित किया गया है। ये फोटो अभी आपको बना दिया हूं, ये देखिए ये फिगर, इसमें जो है ऐसे बना रहता है सूक्ष्मांकुर और ये विलाई है। यही क्या करते हैं, अवशोषित कर करके सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं मुड़ी हुई संरचना में, जिससे जो है अवशोषण जो है आसान हो जाता है। इस तरह से जो है आपको पाचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अब अगला टॉपिक हम लोग का जो है क्या है, श्वसन है। श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े आज। देखिए आज छोटी आंत में पाचन पढ़े। देखिए यहाँ पे जो है ये ओइसोफेगस या आमाशय, ये छोटी आंत कुंडली संरचना, ये इधर से बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या होता है कि अवशोषण छत्र तल जो है जब बढ़ जाता है तो अवशोषण को बढ़ाने के लिए लैक्टियल्स पाए जाते हैं, जिसको जो है आप फिगर में देखे हैं। उसके बाद वहां से छोटी आंत में पाचक एंजाइम होते हैं, पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का, और ये बृहदांत से अधिक लंबा होता है। और सेलुलोज या घास फूस खाने वाले जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी जानवरों की छोटी आंत से बड़ी होती। इसके बाद पित्ताशय है, पित्ताशय अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, पित्ताशय से पित्त निकलता है, नहीं पित्ताशय से नहीं, यकृत से पित्त निकलता है और पित्ताशय में एकत्र होता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्ताशय से निकला हुआ पित्त जो वसा का एमल्सीकरण करता है, इसको ध्यान देंगे। और आमाशयी रस अम्लीय होता है, क्षारीय रस जो है ये अग्नाशयी रस क्षारीय होता है और आमाशयी रस अम्लीय होता है। और तो यहाँ पर आकर के माध्यम क्षारीय हो जाता है, अम्ल में माध्यम अम्लीय, स्टमक में माध्यम अम्लीय होता है, लेकिन छोटी आंत में आकर के माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ये था आपका जो है आज का पाचन का चैप्टर। और सर इसके बाद जो है हाँ सर, हाँ बोलिए। क्षुद्रांत की लंबाई होती है तो 7 मीटर होती है ना सर? 7 मीटर शायद, वही है 7 मीटर ही होता है, वही थोड़ा फीट या कंफ्यूजन था। 7 मीटर ही होता है। किसकी लंबाई होती है बताइए? क्षुद्रांत की। क्षुद्रांत की, हाँ 7 मीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक चीज ध्यान देना है कि क्षुद्रांत की लंबाई जो होती है बृहदांत से क्या होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है। बड़ी होती है, बिल्कुल ध्यान देंगे इस चीज को, लंबी होती है। नाम है क्षुद्रांत लेकिन बड़ी होगी, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दें। 7 मीटर लगभग होती है। यस सर। और ये बड़ी आंत जो है 2-3 मीटर करीब होती है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो अब पूरा पाचन कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत में ही होता है। पूर्ण पाचन अगर आएगा, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। अधिकतम पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में कैसा माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम होता है। आमाशय में कैसा माध्यम होता है? अम्लीय माध्यम होता है।
शाकाहारी की क्षुद्रांत और मांसाहारी के क्षुद्रांत में क्या अंतर है बताइए। शाकाहारी का क्षुद्रांत लंबा होता है। शाकाहारी का क्षुद्रांत लंबा होता है क्योंकि सेलुलोज का पाचन आसान है। अरे सेलुलोज का पाचन कठिन है किसकी तुलना में, मांस के पाचन में। ठीक है ना। हम लोग इसीलिए घास फूस या पत्ती खाकर नहीं पचा पाएंगे क्योंकि सेलुलोज होता है, लेकिन मांस खा करके पचा लेते हैं। इसलिए क्षुद्रांत के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग का जैव प्रक्रम खत्म हुआ, कौन सा, आपका जो है पाचन, न्यूट्रिशन। अब अगले दिन जो है बायोलॉजी की जब क्लास आएगी तो वहां पे हम लोग श्वसन चैप्टर, श्वसन टॉपिक को पढ़ेंगे इसी में जो है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग तैयार करिए। कोई क्वेश्चन वगैरह रहे तो मैसेज कर दिया करिए ग्रुप में या कॉल कर लिया करिए कभी भी। आप लोगों को जैसे भी पढ़ाई करना है पूरी तरह से तैयारी करिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास ही चलेगा। अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यस। ठीक है, हाँ सर। तो अभी आप लोग का आज, हाँ, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो अभी आज आप लोगों की क्लास ओवर की जाती है। अब फिर मंडे को फिर जो है हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ मिलेंगे और ट्यूसडे को फिर क्या मिलेंगे, बायोलॉजी के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू। लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।